नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है हमने वर्षा और उसके प्रकार से लिया गया है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, चलते हैं वर्षा की तरफ। वर्षा होता क्या है? वर्षा वास्तव में वायुमंडल में जो जलवाष्प है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वह किसी भी रूप में, चाहे वह जल के रूप में या फिर बर्फ के रूप में पृथ्वी या स्थल भाग पे जब गिरती है तो उसको हम वर्षा का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ से समुद्र से जब जलवाष्प बनता है, ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जो वायु दाब होता है वो उच्च होता है, तो वो नीचे की यानी कि हवाएं ठंडी होती है, नीचे की तरफ दबाव मारती हैं। तब यहाँ जो जलवाष्प की मात्रा है वो ठोस रूप ले लेती है और ये वर्षा के रूप में नीचे गिरती है। ठीक है, अब चलते हैं वर्षा के प्रकार। और वर्षा का एक कारण होता है संघनन, यानी कि जो वर्षा की बूंदें ठोस रूप में संघनित होकर जमीन पर गिरती हैं और उसको बोलते हैं हम संघनन द्वारा वर्षा। ठीक है, वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार, वर्षा कितने प्रकार की होती है? यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे नंबर 1 है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। दूसरा पर्वतीय वर्षा। तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम संवहनीय वर्षा। जब सूर्य से आने वाली किरणों के साथ में समुद्र का तापमान अधिक हो जाता है तो यहाँ से जलवाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो समुद्र का जल है वो वाष्पित होना चालू हो जाता है और वाष्पित होकर यहाँ का जो वायु दाब है वो निम्न वायु दाब ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि हवाएं यहाँ पे हल्की हो जाती हैं और ऊपर की तरफ गर्म होकर ऊपर चलती हैं। तब ये जलवाष्प ऊपर बढ़ता है और ऊपर जो ठंडी वायु चलती होती है, ठंडी वायु चलती होती है वो नीचे की ओर दबाव मारती है, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। यहाँ हमेशा पवन जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। तो यहाँ पे जब ठोस रूप ले लेता है यहाँ से तो बादल बनते हैं। तो जलवाष्प ऊपर की ओर बढ़ता है और ठंडी हवाओं से मिल जाता है तो वहाँ पे जम जाता है, संघनित हो जाता है, तो वहाँ बादलों का रूप धारण कर लेता है। और ये बादल हवा के द्वारा जब स्थल की ओर चलते हैं, स्थल की ओर जब चलते हैं तब स्थल का टेम्परेचर जो होता है वो अलग होता है, यानी स्थल का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। तो यहाँ के टेम्परेचर अलग होने के कारण यहाँ से जलवाष्प बादल जो है पवन के द्वारा स्थल की ओर चला तो यहाँ पे वर्षा कराता है, यहाँ वर्षा होती है। इसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं? संवहनीय वर्षा। वर्षा का कुछ भाग जो है जमीन में चला जाता और कुछ भाग जो है फिर से समुद्र में वाष्पित होकर चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम जल चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन में आता है कि जल चक्र कैसे बोलते हैं? तो जो समुद्र से वाष्पित होकर जल ऊपर की ओर उठता है और वहां से हवाओं द्वारा बादल बनते हैं, हवाओं द्वारा वह बादल स्थल की ओर चलते हैं और स्थल के तापमान में अंतर होने के कारण जो वर्षा होती है और वर्षा का कुछ भाग भूमि में चला जाता है और कुछ भाग वाष्पित होकर फिर समुद्र में चला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र का नाम देते हैं। अब चलते हैं हम पर्वतीय वर्षा की तरफ। पर्वतीय वर्षा सेम यही कंडीशन है, बस सिर्फ उसमें यहाँ की बदलाव है। तो ये जो वाष्पन की क्रिया है, जो जल वाष्प बनता है और ऊपर
ऊपर जाके बादलों का रूप लेता है। हवाओं द्वारा ये बादल धीरे धीरे ये पर्वतों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर्वत इनके रास्ते में एक अवरोधक का काम करते हैं, यानी कि इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। परिणाम तो क्या होता है कि ये जो बादल हैं वो धीरे धीरे इस पर्वतों के ऊपर चलना प्रारंभ कर देते हैं और इन पर्वतों के ऊपर ठंडी वायु होती है। ठंडी वायु से जब मिलते हैं तब यहाँ पर वर्षा कराते हैं, यानी कि ये जो बादल हैं वो पर्वतों के रास्ते में मिलने से पर्वतों के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, और ऊपर से जो ठंडी वायु होती है वो नीचे दबाव मारती है। जब यहाँ से ठंडी वायु में मिल जाते हैं तब यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की वर्षा, यानी चक्रवातीय वर्षा। समुद्र में, यहाँ हमारा समुद्र है, समुद्र में जब जल गर्म होता है तब वहाँ पे जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर कुछ विशेष आकृतियां बनती हैं इस प्रकार की। यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है इसके केंद्र में, यानी चक्रवात के रूप में यहाँ निम्न वायुदाब बनता है, और ये बाहर के साइड में उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब कारण क्या होता है कि यहाँ का तापमान अलग होता है समुद्र का, और समुद्र के बाहर का तापमान, ऊपर का तापमान अलग होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और जो चक्रवात से वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये वर्षा ज़्यादा समय तक नहीं होती है, ये कुछ समय तक होती है और हर जगह भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो केंद्र, ये चक्रवात इस प्रकार से चलते हैं, ये केंद्र है और यहाँ से चलते हुए ये बढ़ते हुए ये इस प्रकार से बढ़ते हैं, इस प्रकार से एक ऐसी पट्टी का निर्माण करते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस जो केंद्र बिंदु होता है ये, इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख एग्जाम में आया भी है ये कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात की आंख किसको बोलते हैं? जो चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है उसको चक्रवात की आंख बोलते हैं, और ये समस्त ऊर्जा का केंद्र भी होता है। इसीलिए ये वाली आकृति बनाते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे गोल 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 घूम के इस प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ जो चक्रवात, जो समुद्र की तरफ चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उनका 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये समुद्री जल जो होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का होना जरूरी है। तीसरा, यहाँ का जो तापमान है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, तो तापमान में अंतर होना चाहिए, तापमान में अंतर। ये कोरियोलिस बल क्या है? हमने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी तेजी से घूमती है तो उसके चारों ओर एक बल उत्पन्न होता है। अब समझते हैं ये चक्रवात जो है वो ध्रुवों पे, यानी कि विषुवत रेखा पे ना बन के ध्रुव, उससे कुछ हटके बनते हैं, और कितना हटके बनते हैं ये समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है या फिर पूरा ग्लोब है, ये हमारी विषुवत रेखा है। इसके निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भारत यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे
0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी हिस्से में जो चक्रवात होते हैं वो यहाँ बनते हैं, यानी कि यहाँ नहीं बनेंगे, इस रेखा पर नहीं बनेंगे, इससे कुछ हट के बनेंगे, चाहे उत्तर में या फिर नीचे। ठीक है, ये कॉरियोलिस बल के कारण जो पवन है वो जो उत्तरी भाग में है, यानी कि गोलार्ध का जो उत्तरी गोलार्ध है उसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस प्रकार से। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्लॉकवाइज चलेंगी, ये इस प्रकार से। एक बार अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि जो कॉरियोलिस बल का जो उत्तरी भाग में यानी उत्तरी हिस्से में कॉरियोलिस बल के कारण ये हवाएं किधर की तरफ चलती हैं, तो हम लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने वर्षा और वर्षा के प्रकार, समैनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा के बारे में पढ़ा, और कॉरियोलिस बल, यानी कि ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। कॉरियोलिस बल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, अगर हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो कॉरियोलिस बल क्या है ये मिल जाए, चाहे कॉरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा मिल जाए, तो इसके बारे में क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए एक दो बार ये वीडियो देखें और किताबों से इस समैनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और वर्षा के बारे में डिटेल से पढ़ें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।